नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर युवाओं पर पैलेट गन चलवाई गई। इस बयान के बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया, जबकि बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और इन सब के बीच हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई बार बार प्रभावित हो रही है। इसको लेकर रिपोर्ट देखिए। Of all other living beings, all other human beings, like Gandhi ji said in his autobiography, the search for my truth, meaning this is my truth, your truth might be different. Then I asked her the next question. I said, you've defined a category very well. This category of student. Who else is there? She says there is another group of people. They are not students. Who are they? She says they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. So I. Why you are worried? He's not telling about you. Why you are worried? बोलते और अच्छा से बोलते तो थोड़ा सा तारीफ तो मिलता। वो गृह मंत्री जी का नाम ले करके फंस गए, क्योंकि नियम बहुत क्लियर है। कोई एजिटेशन होता है, कोई उग्र किस्म का एजिटेशन का फॉर्म ले लेता है, उस समय अगर कोई गोली चलाता भी है तो भी वो स्पॉट में जो मजिस्ट्रेट या एसडीएम ड्यूटी पे रहता है वही निर्णय करेगा ना गोली चलाने का नौबत है कि नहीं है। तो मजिस्ट्रियल पावर जो है, मजिस्ट्रियल पावर को कैसे गृह मंत्री ले सकते हैं? वो तो स्पॉट में ऑफिसर इसका ऑर्डर करता है, और ऐसा चीज लीडर ऑफ अपोजिशन को मालूम नहीं है और ऐसे बोल गया। गृह मंत्री जी ने फायरिंग का ऑर्डर दिया। इतना बड़ा झूठ, इतना हल्का बात, गुमराह करने वाला बात बोल के राहुल गांधी जी बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी कम से कम लीडर अपोजिशन है, उनको कुछ ज्ञान स्वतः ही रखना चाहिए। कोई मंत्री कभी आदेश नहीं देता है। आदेश देने वाले अलग इकाई होती है, प्रशासन इकाई होती है। जिस व्यक्ति इस बात का ज्ञान नहीं है उसको मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है और राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम। तो देखिए, पैलेट गन पर सियासी बवाल छिड़ चुका है। राहुल के बयान पर संसद से सड़क तक घमासान छिड़ चुका है। सबसे बड़ी बात, पैलेट गन वाले बयान पर आरोपों की राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ सदन में इसको लेकर बहस छिड़ चुकी है। राहुल के आरोप पर बीजेपी पलटवार कर रही है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब राहुल को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। संसद पूरी तरह से ठप पड़ी है, सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है और सियासी तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। लोकसभा में बयान और देश भर में सियासी तूफान जैसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। दूसरी तरफ बयान पर बवाल मच रहे हैं, संसद में टकराव है, सड़क पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए बार बार कहा जा रहा है। पैलेट गन बयान अब सियासी हथियार बन चुका है और माफी की मांग भी अब तूल पकड़ती जा रही है। संसद में आरोपों की आग है तो सड़क पर विरोध का पूरी तरह से
जलवा देखने को मिल रहा है। बयान से सियासी पारा बढ़ा तो संसद की रफ्तार भी धीमी पड़ गई, क्योंकि बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। संसद में संग्राम, सड़क पर प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर वार। तो सिचुएशन देख सकते हैं, सियासत में पैलेट गन की एंट्री हो चुकी है। अब बयान पर घमासान मच रहा है और इस घमासान के बीच माफी की मांग जवाबी वार बन चुका है। संसद में अब नहीं बन रही है बात, क्योंकि बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है, प्रभावित हो रही है। आरोपों की राजनीति से अब पूरी तरह से संसद का मॉनसून सत्र गर्मा चुका है। संसद में टकराव, राज्यों में विरोध, सोशल मीडिया पर संग्राम देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई। एक तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, राहुल गांधी का ये आरोप है, सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है और उनकी आवाज दबा रही है। राहुल गांधी का दावा, सवालों का जवाब देने से बचती है सरकार। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सरकार संवेदनशील मुद्दों पर जवाबदेही तय करने से बच रही है। अमित शाह आते नहीं, बोलते नहीं, चुप रहते हैं। सरकार आलोचना स्वीकार करने की बजाय विपक्ष पर ही वार कर रही है। विपक्ष के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पुतला दहन हो रहा है, जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी कोशिश करती है। दावा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी हम गौर फरमाएंगे। देश की शिक्षा सिस्टम पर आरएसएस के लोगों का ही कब्जा है, ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया, वो भी सुन लेते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है। इसके अलावा राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी ने कहा कि सरकार और बीजेपी ने राहुल गांधी से सदन में गलत तथ्य पेश करने पर माफी मांगने की अपील की। सदन में दिए गए बयान के लिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए। तो दूसरी तरफ अमित शाह के आदेश पर बैलेट गन चलाने का आरोप तथ्यहीन है, यूजलेस है, इस तरीके का बीजेपी का बयान है। राहुल गांधी को लोकसभा में अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया और अब पूरा अवसर जब मिला तो क्या वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? तो यानी कि प्रदर्शन के दौरान अधिकतम संयम बरतने की कोशिश हमेशा की गई। पुलिस ने युवाओं के विरोध को सहन किया और पुलिस ने पूरा समर्थन भी किया भीड़ का। तो आखिरकार क्या है पूरा मसला, ये आपने ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लिया कि आखिरकार कौन किस पर तीखा टिप्पणी कर रहा है और आखिरकार किस पर यह वार पलटवार की सिचुएशन है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित इस स्विच को जो हो रहा है वो साफ तौर पर सदन की कार्रवाई है। तमाम जरूरी विषय इस वक्त भारत के हैं जिनको सदन में पेश करना है, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब पैलेट गन, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक बन चुका है। इस पर विपक्ष कभी वॉकआउट हो जाता है, कभी बहिष्कार होता है, कभी हंगामे होते हैं, कई सही तरीके से जवाब नहीं मिलता। इसके चलते बार बार सदन की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। इसके चलते कई बार सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। लेकिन बार बार अगर इस तरीके की सिचुएशन हुई तो बार बार ये सदन की कार्रवाई सबसे ज्यादा प्रभावित होगी और जो सबसे अहम जरूरी मुद्दे हैं वो पूरी तरह से रह जाएंगे। लेकिन अभी वक्त ये आ चुका है कि इसको धैर्य के साथ सदन में मुद्दा उठाना होगा और इस नए कानून पर भी चर्चा होनी चाहिए। FCRA बिल 2.0 की भी बात हो रही है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधारों, सिस्टम में कैसे सुधारों, किस नई रणनीति पर भविष्य को साकार करना है, उसको लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अभी चर्चा क्या हो रही है? बैलेट गन की, युवाओं के भविष्य की, जिसको लेकर सरकार पहले ही फैसला ले चुकी है और उसको लेकर एक सख्त कानून भी बन चुका है। लेकिन अब सदन की कार्रवाई में इस पर जब चर्चा हो रही है तो अब सीधे सरकार पर आरोप मढ़ने से क्या सदन की कार्रवाई सही तरीके से चल पाएगी? ये एक अपने आप में गंभीर और बड़ा सवाल बन चुका है। तो आज उसी मुद्दे पर हम लोग करने वाले एक जरूरी चर्चा, और इस जरूरी चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सीधे परिचय करवाती हूँ आज के हमारे खास पैनलिस्ट का। कमलेश रमन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। स्वाति नेगी, प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस की, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। और डॉक्टर अशोक गुप्ता हैं, सपा प्रवक्ता, जो हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली जुड़े हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से नहीं बल्कि वर्चुअली जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगी सभी पैनलिस्ट का। और चर्चा की शुरुआत स्वाति नेगी जी आपसे करना चाहूंगी। आखिरकार सदन की कार्रवाई शुरू होते ही राहुल गांधी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, आरोप लगाने जैसे काम
आखिरकार क्यों कर रहे हैं? और भी तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है, जिन मुद्दों पर पहले ही निर्णय ले लिया गया है, जिन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, आखिरकार उन मुद्दों को दोहराना और अमित शाह के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कि पैलेट गन से जो गोलियां चलाई गई हैं, जिसको सरकार तो नाकार रही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं पैलेट गन चली है। कई छात्रों में देखने को भी मिला पैलेट गन के निशान हैं, वो छर्रे देखने को मिले हैं। तो आखिरकार अमित शाह के कहने पर ही पैलेट गन चली, ये कैसे प्रूव कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हाल ही में देश में एक बहुत बड़ा जेनजी आंदोलन हुआ, जिसका परिणाम क्या निकल के आया वो सभी ने देखा। लेकिन जो आंदोलन का मकसद था वो सिर्फ ये नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का सिर्फ इस्तीफा लिया जाए, बल्कि उसका मकसद ये था कि आवाज चेक करिए। जी आप बोले। उसका मकसद ये था कि जवाबदेही तय हो। ये जो शिक्षा व्यवस्था है जो पूर्ण तरह फेल है, इसका जिम्मेदार कौन है, उसकी जवाबदेही तय हो। मात्र एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से जवाबदेही तय नहीं होती। और जो छात्र वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? होम मिनिस्टर के आदेश पर ही जो पुलिस है उन्होंने काम करा। तो अगर पैलेट गन का प्रयोग हुआ है और अगर गृह मंत्री हैं वो मुकर रहे हैं कि मैंने तो कोई प्रयोग नहीं करवाया, और अगर वो इतने सच्चे हैं और वो मानते हैं कि उनके द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया, तो क्या ये पुलिस वालों ने अपने स्वेच्छा से ये जो पैलेट गन है वो चलाई? अगर ऐसा है तो उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अमित शाह जी को आके एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा आदेश दिया और उन्होंने नहीं दिया, तो उनके आदेश के बिना कैसे पुलिस वालों की हिम्मत हुई? और अगर वो इतने सच्चे हैं तो वो संसद में आके जो इतना बड़ा छात्रों का इशू है, उनकी सुरक्षा से रिलेटेड छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करा गया जैसे वो कहीं के आतंकवादी हो। छात्र एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन ही तो कर रहे थे, अपनी मांग रहे थे, और बहुत अच्छे से मैं खुद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी। मैंने जाके देखा कि जिस तरह की चीजें फैलाई जा रही हैं वैसा कुछ भी नहीं था। हर छात्र अंडर कंट्रोल था, बहुत डिसिप्लिन से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस कर रही थी वो भी बहुत निंदनीय है। तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? महिला जो प्रोटेस्टर्स थी उनके साथ भी बहुत बर्बरता करी गई। तो होम मिनिस्टर अगर आके देश के युवाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो फिर कौन लेगा? बिल्कुल, देखिए, देश की सुरक्षा की बात है, पैलेट गन चलाई गई, इसको लेकर आरोप आप लगा रहे हैं सदन में, लेकिन आखिरकार प्रूफ क्या है? देखिए, एम्स की रिपोर्ट, जो जिस छात्र के पैलेट गन लगी है वो वहां पे मौजूद था, उसके वीडियोस हैं। फिर एम्स के डॉक्टर ने जो है वो वेरीफाई करा कि ये रिपोर्ट में जो उसकी बॉडी में लगी है वो पैलेट गन है। तो वो घर से या किसी मेले में जाके तो पैलेट गन के छर्रे अपनी बॉडी में लगा के कैसे है कि अमित शाह के कहने पर ये पैलेट गन चलाई गई? वो होम मिनिस्टर हैं दिल्ली में। अगर कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट, पुलिस के अपने भी तो कुछ नियम होते हैं, तो या तो पुलिस इसकी जिम्मेदारी ले आगे जो भी पुलिस उस वक्त ड्यूटी पे थी, या तो वो आके जिम्मेदारी लेके, हमें अमित शाह जी ने कोई आदेश नहीं दिए, हमने स्वयं की उस पर विवेक में आके ये जो करा है हमने स्वयं के विवेक में करा है। अगर उन्होंने स्वयं के विवेक में नहीं करा तो उन्हें आदेश मिले। बहुत सारे पुलिस वालों के वीडियो आए हैं कि हमारे ऊपर से बहुत ज्यादा दबाव है कि हम ना चाहते हुए भी छात्रों को मार रहे हैं, हमारी आंखों में आंसू है, पर हमें छात्रों पे हाथ उठाना पड़ा है, हम पे बहुत प्रेशर है। ठीक है, ये आदेश तो उन्हें कहीं ना कहीं से तो आए हैं। मान लेते हैं। अशोक जी, आप भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं कि अमित शाह के कहने पर पैलेट गन चलाई गई, छर्रे बच्चों पर दागे गए, आखिरकार इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी क्या ये सही आरोप है, तथ्यों के साथ पेश किए गए आरोप है? जरा आप अपना नाम क्लियर कर दीजिए, नाम नहीं क्लियर हो रहा है। जरा आप अपना नाम बता दीजिए एंकर साहब। जी अशोक जी, मेरा नाम निशी भाटिया है। जी निशी जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार में चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, सब परेशान की गई है। ये कुर्सी की लालची सरकार है। आप बताइए, जब 36 दिन से हमारे जेनजी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे थे तो सरकार कहाँ गई थी? तो ये सरकार क्या है, यदि आप चढ़ावा चोरी की बात करेंगे तो ये बता देंगे ये राम विरोधी है, यदि मोदी की बात करेंगे तो ये बता देंगे ये राष्ट्र विरोधी है। और जिन छात्रों ने कमल का बटन दबा करके इनकी सरकार बनाई थी, और जब इनके पे उंगली उठाई तो इन्होंने उनकी उंगली तोड़ दी, वही बटन दबाने वाली उंगली तोड़ दी। तो इनको किसी से कोई लगाव नहीं है, ये चाहते हैं कि इनकी सरकार चाहे जैसे बनी रहे। अब ये बताइए, अभी आप क्वेश्चन पूछ रही थी, मैं सुन रहा था, वहां की पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली की।
केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो ये बताइए, जिस तरीके से हमारे भाइयों पे, हमारे जनजी पे, हमारे छात्रों पे बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया गया है, हमारी बहनों के, हमारी माताओं के, हमारी बेटियों के कपड़े फाड़े गए हैं, उनके डंडे से हाथ तोड़े गए। और डंडा कौन ठीक है। लेकर आते थे? जिस डंडे में कील जड़ी हो, जिस लाठी में कील जड़ी हो, यानी दुश्मन को भी इस तरीके से नहीं मारा जाता है। वो तो हमारे देश का जनजीय कर्णधार भविष्य है। लेकिन ये देश की सरकार, इसको कुर्सी चाहिए, कुर्सी ठीक है। से इसको लगाव ठीक है। है, ठीक है। किसी विषय पे नहीं लगाव है। पूरा हो जाने दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। मैडम मेरा पूरा हो जाने बोलिए, दीजिए। बोलिए, मेरा बोलिए। पूरा हो जाने दीजिए। तो ये देखिए, आज अभी कंगना रनौत ने क्या कहा। एक इनके आरएसएस इंटेलेक्चुअल के बहुत बड़े नेता हैं, मोहनदास जी। उन्होंने क्या कहा? आज वो बीजेपी नेता हैं, आरएसएस में इंटेलेक्चुअल के बहुत बड़े नेता थे मोहनदास जी। उन्होंने कहा जो मेरी चले तो ये जो जेएनजी के लोग आंदोलन जंतर मंतर पे कर रहे हैं, इनको सबको गोली मार दें। और जो यहाँ ये लड़कियां आंदोलन कर रही हैं, ये सब रेप करने लायक, इनका सबका रेप कर दें। इनकी भाषा कैसी है? भाषा सैनिक क्या है हमारे नौजवानों के प्रति, हमारी बहनों के प्रति। तो ये बहनों के कपड़ा फाड़ेंगे। आपने खुद देखा होगा, कभी कैमरा झूठ नहीं बोलता है, इंसान झूठ बोल सकता है, कैमरा नहीं झूठ बोलता है कभी। एक एसएचओ ने हमारी बहन के गुप्त पाठ में डंडा कर रहा था ठीक है, पीछे ठीक से। है। बताइए, ठीक है, जवाब लेते हैं अशोक जी। अशोक जी, ये गृह मंत्री क्या थे जी? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। कमलेश रमन जी, आखिरकार किस तरीके की भाषा सुन पा रही हूँ मैं? ये सच्चाई जो बताई जा रही है, क्योंकि अशोक जी जो कह रहे हैं वो अभी तथ्य सामने है, और आखिरकार इसके अकॉर्डिंग ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? और आप ही के सांसद सदन से बाहर आते हैं और वो इस तरीके की गटर जनरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या वहाँ जेनजी जो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो गटर जनरेशन है? उनके माँ बाप गटर हैं? क्या कहना चाहते हैं? और उनको भी पूरा खुला मंच दिया जा रहा है। ये संसदीय भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। निशी जी, पहले हमें ये समझना होगा कि जिस चीज पर ये लोग सब राजनीति कर रहे हैं वो छात्र हैं, हमारे शिक्षा है। और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिल लेकर आई है, ये सब लोग मिलकर उसमें कुतर्क कर रहे हैं। ये सब विपक्ष मिलकर जो है उसका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है, विपक्ष के पेट में बहुत तेज दर्द उठता है और वो ये नहीं चाहता कि सरकार के द्वारा कुछ अच्छा हो जाए समाज का। युवाओं की भावनाओं को देखते हुए, युवाओं से बात करते हुए, उनसे जुड़ते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपील करी और उसके बाद धरना समाप्त हुआ। सबसे बड़ा पेट में दर्द तो यही है विपक्ष के कि धरना कैसे समाप्त हो गया, क्योंकि सब लोग सोच रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से समाप्त हुआ और बिल का तो हम समर्थन कर रहे हैं, बिल का तो हम बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं। एक मिनट स्वाति, एक मिनट आप शायद क्वेश्चन समझ नहीं पाए कमलेश जी। सबर नहीं होता है, कांग्रेस के लोगों को भी सबर नहीं होता। अब राहुल जी के अंदर इतना सा पेशेंस नहीं है, वो लोकसभा के अंदर कुछ बोलते हैं और छात्रों के बीच में कुछ बोलते हैं। कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं होगा। और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, जब बिल आता है अपने छात्रों के लिए, अपने युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, तो लोकसभा में वो कैसी भविष्यवाणी करते हैं ये भी आप जानते हो, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हो ये भी आप जानते हो। आप लगातार आपके बीजेपी वाले तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जो महिलाएं प्रोटेस्ट में आई थी वो रेप करने लायक है, वो अपना रेप करवाने वहां आई थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे? जो आपकी महिला विरोधी सरकार है, जो आपकी सोच है कि अगर कोई महिला सशक्त है और अपनी आवाज उठाती है तो उसका रेप कर दिया जाए। बलात्कारी जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं आप लोग, और आप राहुल जी की भाषा की बात कर रही हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी ऐसे, मैं डिबेट नहीं करूंगी ऐसे अगर बदतमीजी होगी कांग्रेस के लोगों के द्वारा। बहुत छोटी है कमलेश जी, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है इस तरह से नहीं मैं चलेगा। बैठी हूँ, मेरे सामने कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। बात रखिए। आप सुनने की क्षमता रखिए। अगर आप हमारे लीडर के बारे में कुछ बोलेंगे तो आपको काउंटर जवाब सुनने की भी क्षमता रखनी पड़ेगी कमलेश जी। रुकिए स्वाति जी। बोलेंगे आप गृह मंत्री के बारे में बोलेंगे तो हम चुपचाप सुनेंगे क्या? आपके आरोप मिथ्या है, झूठे हैं, सफेद झूठ है कांग्रेस का, और झूठ अच्छा ठीक है कमलेश जी, लेकिन सुनिए जरा। बताइए निशी जी, आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं और जवाब सुनना नहीं चाहते। कमलेश जी सुनिए, कमलेश जी, विपक्ष का तथ्य ये है कि आखिरकार
ये जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो किसके अधीन आती है? तो आखिरकार किसके कहने पर, किसके ऑर्डर पर वो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था उन छात्रों पर? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो उग्रवादी भीड़ थी? कि क्यों कैसे पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल निशी जी, देखिए जंतर मंतर पर जिस तरह की राजनीति हो रही थी, जिस तरह से राजनीतिक दल उस धरने को हैक करने की कोशिश कर रहे थे और सबके सब श्रेय लेने का काम कर रहे थे, वो केवल और केवल युवाओं को भड़का रहे थे, अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही थी। आपने भी देखा जंतर मंतर से किस तरीके से हमारी चाहे बहनें हो, चाहे हमारे छोटे बच्चे हो, वीडियो बनाकर किस तरह से अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए। अगर आपको घबराहट हो रही थी इतनी की राजनीति हो रही है, तो एक आदमी के एक बयान से सारा सॉल्यूशन और सारी राजनीति खत्म हो जाती। वो कैमरे के सामने आते कहते हैं मित्रों इस्तीफा हो चुका है, तो राजनीति करने का मौका ही नहीं मिल पाता किसी को। आपने क्यों करने दी राजनीति? जरा ऐसे लोगों को अरे भाई सबर करो यार, सबर करो नेगी जी, क्या हो गया आपको? आप तो बहुत पढ़ी लिखी है, इतना भी पेशेंस नहीं हो रहा कि मैं बोल रही हूँ तो बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ बैठ के। अब आप मुझे बताइए निशी जी, जो हमारे वहाँ छात्र थे, जो बच्चे थे, क्या हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे थे, छात्र थे, उनकी भाषा ऐसी होती है? ये केवल राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ बिठा रखा था और अश्लील वीडियो बनाकर केवल सरकार को बदनाम करने। और आपके आरएसएस के गुंडे जो बिना यूनिफॉर्म के वहाँ लाठी बरसा रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, रुकिए कमलेश जी, गुंडों की तो कांग्रेस, रुकिए कमलेश जी, अभी हकीकत जानते हैं। अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे, कमलेश जी, वो ठीक नहीं था। समझ गई। राकेश मिश्रा जी से कमेंट ले लेते हैं, फिर आती हूँ आपके पास अशोक जी। राकेश मिश्रा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन पूरे हालातों को लेकर? सदन की कार्रवाई सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, जिन मुद्दों पर चर्चा सदन में होनी चाहिए वो टाइम वेस्ट हो रहा है। आवाज सुनिए। जरूरत थी सदन में, हम लोगों का इतना पैसा लगता है किसी को सदन चलाने के लिए, और जब विपक्ष निरंतर इन बातों पे नकारात्मक चीजों पर उतर आता है तो हम लोगों को भी दुख होता है। अब रहा सवाल, जब सरकार को लगा कि अब हमें एजेंसियों से बात करनी चाहिए, हमें आंदोलनकारियों से बात करनी चाहिए, जब वो छठ के अलग होकर एक समूह बनाकर, कई ऐसी चीजों को हमने उस वीडियो में देखा है जहाँ जैसी आंदोलनकारी बैठे और उन्होंने सामूहिक रूप से, जो पुलिस वाला गिरा उसे भी पानी पिला रहे थे। आप लोग उसकी भी बात करिए ना, कि जो पुलिस वाला भीड़ में गिर रहा था वो उनके साथ भी खड़े होकर मुस्कुरा के बात कर रहे थे, तो वो भी तो एक व्यवहारिकता थी। दूसरी बात, जो 2028-2800 के आसपास जो उसमें अपराधी तत्व के लोग पकड़े गए, वो कौन सा चीज का एग्जाम पास करके आए हुए लोग थे? कहां से आए हुए लोग थे? किसके बुलाए हुए लोग थे? सरकार इस विषयों पर जांच कर रही है। अगर आज इससे बड़ा कोई हादसा इस प्रदेश में हो जाता, कौन जिम्मेदारी लेता? फिर यही लोग इनके मंसूबे खड़े होते हैं कि ये जवानों के आंदोलन को नहीं संभाल पाए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए नीति, कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगी, आंदोलन को भी चलाएगी, वामचुक से भी बातचीत करेगी, तो सरकार सारे पैमाने पर अपने कार्य को कर रही है। और विपक्ष का काम है एक मुद्दे को उठाना और मुद्दे को लेकर सार्थक बहस करना। कल मैं बड़ा दुखी हुआ जब हमारे देश के एलओपी राहुल गांधी की भाषा देखकर, वो इन्हीं शब्दों को अपनी मर्यादित भाषाओं में नहीं कह सकते थे। क्या एक पढ़े लिखे, एक देश जिन पर निर्भर हो रहा है, देश एक आशाओं की तरफ से देख रहा है, ऐसे व्यक्ति की ऐसी भाषा होनी चाहिए क्या? उससे अच्छा तो मैं बधाई दूंगा कि अखिलेश यादव जी ने क्या गजब की बातें की, और जिन चीजों पे उन्हें चोट करना था एक विपक्ष के नेता के रूप में, सरकार को जहां जहां घेरना था, अखिलेश जी ने क्या घेरा है? पूछना पड़ेगा। क्या हम विद्रोह के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं? क्या हम देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही है? हमारे देश पे मुगलों ने कब्जा कर रखा है? ऐसा तो नहीं है ना, समझना पड़ेगा। अब देश युवा नहीं, आप देखिए एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, वांगचुक से वादा हो चुका था, सोनम वांगचुक से, जब वो अनशन तोड़ रहे थे। ये बहुत गूढ़ बातें मैं आपको बताता हूँ। वांगचुक को उन्होंने
वादा किया था कि धर्मेंद्र जी का इस्तीफा प्रधान जी का होगा, और सुबह जब उनका इस्तीफा हुआ तो सारे छात्र वापस आ गए। बचा कौन वहां पे? वही 2800 लोग। और जो लोग कहते थे लोकतंत्र की दुहाई, थानाशाह सरकार, मैं भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं एक कुशल नेतृत्व की बात कर रहा हूं। मैं इसी बिंदु पे मैं अखिलेश जी के भाषण की प्रशंसा कर रहा हूं। ठीक है राकेश मिश्रा जी, देखिए बात अब इसी इस बात को ये देश की जनता है, अब ये आज के युवा है, ये संविधान। बिल्कुल, देखिए राकेश मिश्रा जी, सवाल ये भी उठता है ना कि आखिरकार जब संवैधानिक भाषा के प्रयोग की बात आती है या फिर संवैधानिक मर्यादा में रहने की बात आती है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, सबको ही ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सब पर ही ये इम्प्लीमेंट होता भी है। लेकिन आखिरकार किन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया? जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोटेस्टर, उनको किस तरीके से, किस नजरों से देखा गया है? उनको गटर, जेंजी, क्या कुछ नहीं बोला जा रहा है? इस तरीके की भाषाओं से भी तो नहीं संसदीय भाषाओं का जिसे कहेंगे कि परिभाषा निकल कर आती है। इस पर मैं आगे बहस करूंगी। पैलेट गन पर सियासी बवाल जो इस वक्त छिड़ा हुआ है, इस पर हम लोग गहनता से चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार संसद की कार्रवाई इतने तमाम मुद्दों के बावजूद भी प्रभावित हो रही है, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, और इतना पैसा लगाकर जो संसद में कार्रवाई चलती है वो बार बार स्थगित हो रही है। लेकिन वाकई में क्या जिन मुद्दों पर बहस हो रही है वो जायज भी है? क्या उन मुद्दों पर बहस सदन में ही करनी जरूरी है? क्या इसके अलावा भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सीधे रुक करते हैं हमारे पैनलिस्ट का, और पैनलिस्ट का रुक करते हुए सीधे सबसे पहले आते हैं आपके पास अशोक जी, और अशोक जी से जवाब लेती हूँ। राकेश मिश्रा जी के बाद मैं फिर बाद में आऊंगी। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि आखिरकार ये जो इतना विरोध देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट के बाद एक अलग ही आग देखने को मिल रही है। अभी तक जेंजी विरोध कर रहे थे, अब राजनीतिक पार्टियां इस विरोध में उतर आई हैं, तो आखिरकार ये मुद्दा कितने और समय तक चलने वाला है? देखिए, ऐसा है, जब भारत की सरकार, मोदी सरकार, मेलोडी सरकार, चाय वाली और चौकीदार वाली सरकार, सबको परेशान करने वाली सरकार, जब हमारे जेनजी की 3 बातें मान गई, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा, दूसरा जो हमारे 22 लोगों को मारा गया है, जो हमारे जेनजी हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपया उनके परिजन को, और किसी प्रकार के किसी भी आंदोलनकारियों पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, किसी को जेल नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। आज भी बिहार में 300 बच्चे बंद हैं। हर प्रदेश में कहीं 100, कहीं 200, कहीं 50 लोग बंद हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे बच्चों से, वो नहीं पूरा कर रही है। विपक्ष ये चाहता है कि आप पहले जो वादे पूरा किए थे, भले वो आपने देर में पूरा किया, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। और थोड़ा जो इंतजार होता, मंत्री और प्रधानमंत्री भी जाते। धर्मेंद्र प्रधान को छोड़िए, वो तो बहुत छोटे लोग हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो मंत्री ने गन चलवाया, इसने AK-47 चलवाया, वो का भी जाना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। अब बताइए, जो चीजें आपने वादा किया आप जमीन में उतार दी है, वो चारों की विपक्ष शांत रहे। जिन लोगों को चढ़ावा छोड़ दिया है, असली बादशाह को आप बंद नहीं कर, छोटे छोटे पैदा को बंद कर दिया, असली सत्तावादी सनातनी बहन जी जो भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, जो पढ़ लिख करके नहीं आई है, और तो हमारे मिश्रा जी बैठे हैं, उनको भी नहीं है। जब से बैठे आधा घंटा से जो 22 लोग मारे गए, जो हमारे बच्चे 22 को धर्मेंद्र प्रधान ने बता दिया, और 7.5 करोड़ लोगों का उनका भविष्य आवाज नहीं आ रही है सही इनकी, उन्होंने एक भी दुख नहीं प्रकट किया। तो ये कुर्सी, ये अंधभक्त है, इनको चाहिए मोदी, इनको चाहिए अमित शाह, ये कुर्सी के लाभ है। और जिस दिन प्रदेश देश में सरकार बदलेगी, एक हिसाब पर चलेगी। आप बताइए, प्रभु सिंह कहाँ गया? हजारों करोड़ रुपया लेकर चोरी करके, डकैती करके, ठीक है।
ठीक है अशोक जी, आप रिजेक्ट ठीक है। देंगे, आप हमारे मंत्री खरीदेंगे और हमारे को गाली देंगे और ये लोग ठीक है, बैठे- जवाब ले ये- लेती हूँ। राकेश मिश्रा जी जवाब देंगे। राकेश मिश्रा जी, राजेश मिश्रा क्या बताएंगे वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बताएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। जैसे मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं उनकी बात भी सुनूंगी। बताइए राकेश मिश्रा जी। तुलसी जी, एक तो आदरणीय नेताजी जो समाजवादी पार्टी के हैं, इन्होंने क्या कहा ये मुझे भी समझ में नहीं आया और शायद आप किसी पैनलिस्ट को भी समझ में आया हो। मेरी आवाज आपको ठीक मिल रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। ठीक है, देखिए अब आंदोलन तो समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त हुआ सीबीपी और सोनम वांगचुक के हस्तक्षेप से, दोनों की सरकार से वार्ता हुई। आंदोलनकारी जो छात्र थे वो अपने घर चले गए। उनके बीच में और सरकार के बीच में कोई विवाद नहीं। विवाद कहाँ है? वो जो 3000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं, सरकार की बात सरकार के और सोनम वांगचुक के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें एक क्लिप पड़ी हुई है। वो क्लिप ये पड़ी हुई है कि ये जो 3000 आंदोलनकारी आए तो हमारी हिरासत में है, अगर इन्होंने अपना कोई भी जो पिछले 2-3 सालों के बीच में कोई भी एडमिट कार्ड जिन्होंने परीक्षा दी होगी जिसके लिए ये आंदोलन पे आए थे, अगर वो कार्ड दिखाने में सफल रहे तो इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। आप समझिए बात जी। तो अब सारे राजनीतिक दलों में खबर ये है कि सबके कुछ न कुछ थे वहाँ, पाकिस्तानी तो वो भाग के सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, वो दिल्ली भी जा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वो लोकसभा में हंगामा भी हो रहा है। निशी जी को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आंदोलन में पकड़े गए। ठीक है, ठीक है। दूसरा एक बिल भी आ गया है लोकसभा में। वो बिल आ गया है कि बाहर से आने वाले सारे चंदों पर अब सरकार की पैनी नजर होगी। ठीक है, ठीक है राकेश मिश्रा जी। तो जो अब पॉइंट सामने आ रहा है कि ये 3000 लोग जो पकड़े गए हैं जिन पे हत्या बलात्कार जैसे गंभीर आरोप हैं, जो पहले से सरकार की पहले से किसी न किसी मुकदमे में उनका नाम है, वो कैसे छूटे? क्या इस आंदोलन के नाम पे छूट सकते हैं? क्या वो जो लोग प्रोटेस्ट के नाम पर दिल्ली को भड़काने आए थे, क्या वो इस प्रोटेस्ट के नाम पे छूट सकते हैं? एक्सेप्शनल केसेस हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा रहा है। राकेश जी, विपक्ष भी इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा है। एक्सेप्शनल केसेस हैं जो वहां पर उपद्रव मचाने आ रखे थे, जो वहां पर बहती गंगा में हाथ धोने आ रखे थे, कई थे लोग, इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोगों के चलते बाकी छात्रों को भी उसी कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा और उनसे भी वही सवाल पूछे जाएंगे। नहीं है, ये नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं है जी। कोई भी छात्र आज पुलिस हिरासत में नहीं है जिसके पास पिछले 2 साल का कोई भी एडमिट कार्ड है कि उसने परीक्षा दी और उस परीक्षा में नहीं हुआ है। आपका क्या कहना है? जी हाँ बोलिए। राकेश मिश्रा जी, आपका ये कहना है जिस भी छात्र ने पिछले 2-3 साल में परीक्षा दी होगी उसके पास एडमिट कार्ड होगा, वही छात्र है क्या? हम भी उस आंदोलन में गए थे, मैं एलएलबी परस्यू कर रही हूँ, बट मैंने आज तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं दी। तो इसका क्या मतलब है मैं छात्र नहीं हूँ? वहाँ 10th पढ़ने वाला बच्चा, 12th पढ़ने वाला बच्चा, 6 साल का बच्चा आ रखा था। वहाँ एक जनरल जेनजी का प्रोटेस्ट था। जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम अपेयरिंग ही छात्र थे, उन्होंने ही प्रोटेस्ट करा। ये एक जनरल आंदोलन था, या हर वर्ग का छात्र जिसने कभी किसी एग्जाम में अपेयर नहीं करा वो भी था। और अगर आप छात्रों की क्रेडिबिलिटी मांगते हैं, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, पहले मुझे मेरी बात कहने का मौका दे दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुन पाऊंगी। आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है राकेश जी। ये हिरासत में आए हुए लोगों की बात कर रहे हैं। जो हिरासत में आए हुए लोग हैं, देखिए जो हिरासत में आए हुए लोग हैं जिन पे ऑलरेडी आपराधिक मुकदमा है, उनकी लड़ाई वैसे भी उनके बारे में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। राकेश जी, अशोक जी, आती हूँ मैं आपके पास। पहले स्वाति नेगी जी को सुन लेते हैं, फिर मैं एक एक करके आऊंगी, क्योंकि ऐसे
आप लोगों की आवाज मर्ज हो जा रही है और हम तक सीधे साफ तौर पर नहीं आ रही है, तो एक एक करके आप अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। जिन लोगों पे ऑलरेडी कोई आपराधिक मुकदमा है पहले से दिल्ली पुलिस में, उनके लिए ये हमारी लड़ाई वैसे भी नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ उन लोगों के लिए जो छात्र वहां आंदोलन में मौजूद थे, और अगर उनके ऊपर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई है तो सिर्फ ये मांग है कि जो लोग प्रोटेस्ट में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर इस प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई ना करे। बहुत सारी आपराधिक मुकदमे लगाने की कोशिश करी जा रही है। आपसे लेना चाहूंगी, अगर जिन लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, रुकिए राकेश जी, जिन लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है, अगर उनके बैकग्राउंड को पुलिस खंगालती है और उसमें उनका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड पाया जाता है और वो छात्र प्रवृत्ति से नहीं पाए जाते, तो आखिरकार क्या समझती हैं आप कि उन पर एक्शन होने चाहिए या फिर उन्हें भी रिहा करके छोड़ दिया जाए? क्यों रिहा कर दिया जाए? दिल्ली पुलिस बिल्कुल स्वतंत्र है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर जो वहाँ माहौल खराब करने आते हैं उन पे बिल्कुल कार्रवाई की जाए। बिल्कुल लिए गए, अगर वो भी किसी आपराधिक प्रवृत्ति से होंगे तो उन पर एक्शन होना चाहिए। हम गलत चीजों का सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस डिनाई नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अशोक जी भी शायद इस चीज से डिनाई नहीं करेंगे। पहले मैं कमलेश जी से कमेंट ले लेती हूँ, फिर आती हूँ अशोक जी के पास। कमलेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? निशी जी, देखिए, अगर तसल्ली से मेरी बात को आप सुनेंगे, मुझे लगता है कि एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही थी अभी बिल्कुल भी। हाँ, इसलिए एक एक करके आप अपनी बात रखें। हाँ बिल्कुल। देखिए, राहुल गांधी जी की या विपक्ष की मानसिकता को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्जनों बार हार का मुंह देख लिया है, वो रिजेक्ट हो चुके हैं, जनता ने उनको लगातार रिजेक्ट किया है, इसीलिए वो हर ऐसे मुद्दे को हैक करने की कोशिश करते हैं कि भाई इस आंदोलन के पीछे, क्योंकि उनका राजनीतिक स्वार्थ छुपा होता है। अब लोकसभा के अंदर प्रियंका गांधी जी बिल्किस बानो का नाम लेती है और कहती है कि बिल्किस बानो का जो जिस समय ट्रेन में आग लगी थी गोधरा कांड में, तो उसमें हकीकत कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने नहीं बताई कि गोधरा में जिन लोगों ने ट्रेन में आग लगाई थी, उपद्रव मचाने का काम किया था, उस वक्त क्या किया था कांग्रेस की सरकार ने। अब आ जाइए रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर, जिस समय अन्ना हजारे जी अपने आंदोलन में बैठे थे, वहां पर कितने हजारों लोगों को रात के 12 बजे कांग्रेस की पुलिस ने जाकर 3 बजे तक तांडव मचाया रामलीला मैदान दिल्ली में। ये मर्यादा की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं, और अपना इतिहास नहीं देखते कि आपकी पुलिस ने उस वक्त क्या किया था रामलीला मैदान में। बताइए आप, जवाब नहीं होगा। अब आइए उत्तराखंड पर, जब हमारा उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और हम अपना उत्तराखंड लेने के लिए पहुंच रहे थे, तो दिल्ली में कौन थे मुख्यमंत्री? मुलायम सिंह। तब तो आप कांग्रेस में थी कमलेश जी, तब आपकी भी वही कांग्रेस थी जो हमारी है। क्या किया हमारी महिलाओं के साथ, क्या किया किस तरीके से तांडव मचाने का काम किया अगले। भाई, अपना इतिहास आप भूल जाते इसी दुख में कांग्रेस छोड़ी क्या आपने कि कांग्रेस ने गलत करा महिलाओं के साथ? आपने हमारे युवाओं को जो है मौत के घाट उतारने का काम किया। ये अपना इतिहास भूल जाते हैं सपा के लोग और कांग्रेस के लोग। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो युवा है वो सबके लिए है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, उसके हित की बात करनी चाहिए। 21 दिन क्यों लगा दी आपके प्रधानमंत्री ने युवाओं के हित में बात करने के लिए? 21 दिन तक सड़कों पर लोग तड़पते रहे। तुमने तो 3 महीने लगा दिए थे अन्ना हजारे के लिए, तुमने तो 3 महीने लगाए रामलीला मैदान में। क्या बात करते हो आप लोग, किस तरह की बातें करते हैं? बैठ के पूरी जानकारी लेके बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता, मुझे लगता है। तब आप भी कांग्रेस में थी, मुझे लगता है। कांग्रेस की सरकार ने 1975 में क्या तांडव मचाया बताइए? मीडिया के हाथ रोक दिए, मीडिया की कलम रोक दी, प्रेस में ताले लगा दिए। और अब क्या आपको लगता है मीडिया बड़ी स्वतंत्र है क्या? मीडिया दिखा पा रही है जो हो रहा है सड़कों पर? तो आज आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए? आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी को शर्म नहीं आती लोकसभा में इस तरीके से युवाओं के बिल का विरोध करते हुए? शर्म आनी चाहिए। युवाओं के बिल का तो कोई विरोध करा ही नहीं जा रहा है। तो इसलिए जो कांग्रेस है केवल वो राजनीति कर रही है अपने स्वार्थ की, सत्ता पाने के लिए। राहुल गांधी बहुत बौखला गए हैं इस वक्त। तो अमित शाह जी आगे बैठे ना करने दे राहुल गांधी जी को राजनीति। होम मिनिस्टर है, बोले राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिलेगा बोलने का। अगर होम मिनिस्टर बोलेंगे तो आ क्यों रहे हैं? अमित शाह जी की तो धूल भी नहीं है, राहुल गांधी जी। हाँ, तभी तो डर के आने रहे हैं संसद में। धूल नहीं है तो जवाब नहीं दे पा रे हैं। फांस बनेगी, एक एक बात का जवाब नहीं दे सकते, छुपाते रह रहे हैं। स्वाति नेगी जी, रुकिए जरा। जो उन्होंने कमलेश जी, देखिए, ना तो राहुल गांधी के अंदर पेशेंस है और ना ही कांग्रेस के प्रवक्ताओं के अंदर पेशेंस है। हमने पूरी बात सुनी इनकी, इन्होंने जो भी आरोप लगाया हमने एक्सेप्ट किया, और हमें दुख है इस बात का जो हमारे 22 बच्चे वहां पर जिनकी मौत हुई है,
नीट के उनको पेपर मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? इतना दुख है आप लोगों को तो। कठोर कानून लाया है, इसीलिए लेकिन कमलेश जी, लोकसभा के अंदर कमलेश जी, दो मुँहे कमलेश सांप जी। है राहुल गांधी प्रियंका, दो मुँहे सांप जिसको बोलते हैं निशी जी। ठीक है तो कमलेश जी, यहाँ पर कुछ कहते हैं कमलेश पब्लिक जी, के बीच में, कमलेश जी, लोकसभा तो में जब कुछ आप कहते हैं। ये है कमलेश कांग्रेस जी की एक सच्चाई, चीज ये है सुनिएगा चरित्र जरा, कांग्रेस का। कमलेश जी एक चीज सुनिएगा जरा। आप बात करती हैं राहुल गांधी की, आप बात करती हैं प्रियंका गांधी की, आप बात कर लेती हैं सोनिया गांधी की, लेकिन वो विपक्ष में बैठे हैं, वो अपनी भूमिका निभाएंगे, सरकार पर तंज कसेंगे, सरकार पर सवाल दागेंगे, लेकिन को भी तो सुनिए कमलेश जी, ऐसी भूमिका निभाएंगे, कहते हैं मोहब्बत की दुकान, कैसी मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी कमलेश जी, की? लेकिन को भी तो सुनिए अराजकता फैलाने कमलेश के जी, लिए। लेकिन के आगे भी तो सुनिए, लेकिन बोला है मैंने, लेकिन के आगे सुनिए। आप उन लोगों को बोलती हैं, वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि अभी इस वक्त आप लोग सत्ता में बैठे हैं, आप इनको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, आप जनता के सामने वो तथ्य पेश कर सकते हैं जिससे कि विपक्ष का जो असली चेहरा है, विपक्ष की अगर विरोधाभास राजनीति है, वो सबके सामने आ जाएगी। अमित शाह पर सवाल उठ रहे हैं, सदन में आए, बात करें, प्रूफ रखें। हाँ बोलिए। निशी जी, हमने जिम्मेदारी ली है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेट हुआ, वो एक बात अलग है। हम सर में ये आपने जिम्मेदारी नहीं ली है, दबाव में आके आपको इस्तीफा करना पड़ा कि मोदी जी के घर तक लोग पहुंचे, तो इस दबाव में इस्तीफा हुआ, जिम्मेदारी से नहीं हुआ। बताएगी कि पटवारी भर्ती में क्या इन्होंने कार्रवाई करी, दरोगा भर्ती में क्या इन्होंने कार्रवाई करी, कुछ भी नहीं करी, बल्कि संरक्षण देने का काम किया। वीडियो की भर्ती, सहकारिता बैंक की भर्ती में घोटाला कांग्रेस का, तो भाई इतने भ्रष्टाचारी घोटाले बाद कांग्रेस के लोग हमसे क्या, तो आप भी बराबरी करके बराबर का घोटाला करना चाहिए अगर कांग्रेस ने करा है तो। देखिए इस भाषा, देखिए समझिए पहले, देश की जनता का, देश की जनता का, आपके धन सिंह रावत जी तो कह रहे हैं आज तक कभी नकल हुई नहीं है उत्तराखंड में, कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। ठीक है, आज आपके बात कीजिए। ठीक है कमलेश जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, झूठ और झूठ इसके आपस में समंजस बैठाइए कि अशोक जी से कमेंट ले लेते हैं। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर विपक्ष की भूमिका को एक विरोधाभास, एक नैरेटिव सेट करने वाली राजनीति बताया जा रहा है कि ये सकारात्मक राजनीति भी हो सकती है। अगर सरकार ने निर्णय लिया है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर, एक नया कानून लाया जा रहा है, 10 साल की जेल, 10 करोड़ का जुर्माना और तमाम चीजों को आगे रखा जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी भी ली जा रही है, तो आखिरकार अब इसको पॉजिटिव नोट पे लेकर एंड भी तो करके अब आगे बढ़ा जाए, या फिर इसको लेकर चर्चाएं चलती रहेंगी? साहिबा सुनिए, ये अंधभक्त लोग हैं, इनको कुछ न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है। जब हमारे 22 लोगों की मर्डर हो गया, हत्या हो गई, धर्मेंद्र प्रधान ने हत्या कर दिया, 7.5 करोड़ लोगों का जिंदगी खत्म कर दिया, जिनका टर्म खत्म हो जा रहा है, एज खत्म हो जा रहा है, 155 पेपर आउट हो चुके हैं। उधर आंदोलन चल रहा था, उत्तराखंड में पेपर फिर से आउट हो गया। तो ये इनका कोई, ये बिना प्यादा के लोटा है, इनको सरकार चाहिए। ये ना राम के हैं, ना ये जनता के हैं, ना ये किसान के हैं। और छोटा कमेंट, 2024 में सुन लीजिए, 2024 में इनको अल्पमत में लाए हैं, इनको लंगड़ी कर दिए हैं, और ये केवल पीडीए जननायक श्री अखिलेश यादव जी का ये देन है, पीडीए की जनता की देन है। और 2027 में इनको हम साफ करके रहेंगे। और देखिए ये लोग झूठे लोग हैं, ये किसान को 700 किसान मारे गए, आज तक के किसानों के बारे में नाम नहीं ले सकते। 22 छात्र मारे गए, इनको कोई दर्द नहीं है, इनको केवल कुर्सी की दर्द है। ये बताइए, अमित शाह तड़ीपार है, अमित शाह तड़ीपार है। देश के प्रधानमंत्री ने गोधरा कांड कराया, उनके बारे में कोई बात नहीं है। ये मेलोडी सरकार है, ये यहाँ की जनता परेशान है। और मेलोडी टॉफी, मेलोडी, ये स्टेफन फरेल वाले लोग हैं, इनकी कोई न इज्जत है, न मान है, न सम्मान। ऐसे नहीं बोला जा सकता। देखिए जिस दिन सरकार बदलेगी, इनका एक एक पाई का हिसाब हम लोग लेकर के रहेंगे। और जो हमारे देश का युवा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं तो चाहूंगी अशोक जी, अशोक जी मैं तो चाहूंगी कि आप लोग सत्ता में आए जल्द से जल्द, और आप जितने आरोप लगा रहे हैं, सत्ता में आते ही एक्शन तुरंत हो जाना चाहिए कि हिस्ट्री उनका पूरा, जिसे कहेंगे डाटा खंगाल कर सीधे जेल में भेज देना। जितने आप आरोप लगा रहे हैं ना, आप तो मुझे लग रहा है पहले दिन ही एक्शन लेंगे, भरे पड़े हैं। ठीक है, स्वाति नेगी जी एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी स्वाति नेगी जी आपसे, क्योंकि फाइनल कमेंट का समय आ चुका है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे 10-10 सेकंड का समय देना है सभी पैनलिस्ट को।
स्वाति नेगी जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी कि आखिरकार आप सरकार पर पूरे हक के साथ आरोप लगा रहे हैं, माना आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने कार्यकाल को भूल गए? जब उस वक्त भी पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम री एग्जामिनेशन नहीं कराया जाता था, जिस तरीके से रीनीट करवाया गया, ना ही आपने उस समय उन छात्रों के भविष्य के बारे में सोचा, ना ही किसी प्रकार के भविष्य के बारे में सोचा, ना ही आपके समय में कोई कानून था। तो आखिरकार आप जिस हक से, जिस मुद्दे को लेकर कमलेश रावण और उनकी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं, कटघरे पे ले रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए ना कि अगर आपकी सरकार दोबारा से रिपीट होती है तो आखिरकार आप पर भरोसा कैसे वापस पैदा होगा, बताइए। देखिए, अगर हमारी सरकार दोबारा रिपीट होती है तो हम रेडी हैं। अगर हमारी सरकार में ऐसा कुछ होता है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, और जो युवा हैं उनके हित में ऐसे कानून बनाए जाएं कि वो जो पढ़ के, जो उनकी पढ़ाई में इतना पैसा लगता है, इतना व्यर्थ होता है, अगर रीनीट होता है या उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, जो मेंटल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर से वो गुजरते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई रिइंबर्समेंट होना चाहिए। और जो भी व्यक्ति आप तो ये कर रहे हैं, यही आपको क्यों चुने पर, ये तो मान रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी ले ली, मुआवजा भी ये दे रहे हैं, रीनीट भी इन्होंने करा दिया, सख्त कानून बना दिया। देखिए, 10 साल 10 करोड़ विरोधी कानून बनाया, वो तो उत्तराखंड में भी बना हुआ, तो क्या नकल विरोधी कानून के बाद नकल नहीं हो रही है? नकल विरोधी कानून बनने के बाद भी कहाँ गारंटी की नकल नहीं हो रही है? बात विश्वास की है, बात विश्वास की है कि जनता इन पे कैसे विश्वास करे। राकेश मिश्रा जी, एक 10 सेकंड का फाइनल कमेंट दे दीजिए। राकेश जी 10 सेकंड, कांग्रेस देखेगी, वो कांग्रेस, राकेश जी 10 सेकंड रुक जाइए सब। हाँ, देखिए निधि, कई बातों को लेके आज आपने मुझे समय नहीं दिया, इसका मुझे आपसे नहीं, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है राकेश मिश्रा जी, मैंने आपको ब्रेक से पहले भी, ब्रेक के बाद भी समय दिया है। हालांकि आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप अपना फाइनल कमेंट रखिए 10 सेकंड। हाँ, आज स्थिति है कि जैसे अभी एक शब्द कहा स्वाति ने कि मैं भी गई थी, मैं जानता था कि ये 10 दिन के प्रोटेस्ट में वहां थी। हाँ। और इन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट किया है, वो भी एक गांधीवादी तरीके से। तो क्या सरकार ने और पुलिस ने इनको कुछ कहा या इनको पकड़े वही गए हैं जो वहां पे दिल्ली को टहलाने गए। ठीक है, ठीक है, माफी चाहूंगी, समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पैलेट गन पर सियासत जारी रहेगी, लेकिन सदन की कार्रवाई यूं ही चलती रहनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में चर्चा होनी बेहद जरूरी है। आगे भविष्य के बारे में भी सोचना है। एक एक दिन की कार्रवाई पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, और वो देश के गाड़ी कमाई का पैसा है, और ऐसे में उन पैसों को बर्बाद नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ये मुद्दे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाहर राजनीतिक टॉपिक्स के रूप में भी चलाए जा सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।